अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद किसान। खातिन हज़रात, आपको याद है पिछले हफ्ते हमने एक प्रोग्राम किया था बिछड़ गए, उसका उन्वान था। और उसमें हमने तज्ज़िया करने की कोशिश की थी कि 1971 का जो वाक़या हुआ था जिसमें पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, बड़ा ही जानकाह किस्म की एक स्टोरी है जिसका ज़िक्र करते हुए भी इंसान जो है वो अपने जज़्बात पे काबू नहीं रख पाता। तो जाके उसका तज्ज़िया किया जाए, तो उसका हमने थोड़ा-सा ज़िक्र किया था। और वो एक इतनी बड़ी एक दास्तान है और दास्तान गम है कि जिसको एक एपिसोड में मुकम्मल नहीं किया जा सकता। तो अभी भी मेरा ख्याल है कि जो आज की भी एपिसोड है उसमें भी शायद ये बात मुकम्मल नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर ज़रा थोड़ा-सा आप सब्र के साथ ये प्रोग्राम देखिएगा। हम चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाए कि जो भी उस वाक़ये का ज़िक्र करे, तो उस वाक़ये को जब सोचे, समझे, तो उसको ये प्रोग्राम जो है वो एक कम से कम एक डॉक्यूमेंट के तौर पर मुयस्सर हो, ताकि वो उसका तज़िया कर सके। जो लास्ट टाइम हमने बात की थी, उसका मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि कर्नल साहब ने ये बताया था कि जब वो वापस आए हैं वहाँ से 1971 की वाक़ये के बाद, तो नोबडी वाज़ इंटरेस्टेड एक्चुअली इन नोइंग द रीज़न्स कि हुआ क्या है। लोगों को इसमें कोई गर्ज़ ही नहीं थी। एक एक बेहिसी का सा आलम था, लोग दुःख में थे लेकिन कोई उसका तज़िया नहीं करना चाहता था। फिर ये था कि ये उन्होंने अल्फ़ाज़ आपको याद है कि कहे थे कि जो ईस्ट पाकिस्तान था, ये हाई नीड जिस तरह चाइल्ड एक होता है, उस तरह का एक बच्चा था जो कि ज़्यादा उसको अटेंशन दी जानी चाहिए थी। वो नहीं हम दे सके। फिर जो 1948 से 58 का तक जो वक़्त था, जो 10 साल थे, वो सारे के सारे दे हैड गॉन ब्लैक। कोई उसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। कायद-ए-आज़म चले गए, उसके बाद सब के सब जो हैं वो फ़ारिग हो गए। फिर हमारा जो निज़ाम है, उसको कर्नल साहब ने ये बताया था कि जो अ, चंद्रगुप्त मौर्य का निज़ाम है कि जी एक लोकल स्काउंड्रल जो है, उसके ज़रिए काम चलाया जाए, वो हम चलाते रहे और चलता रहा, लेकिन वो चलना नहीं था। जिस तरह एक लोकल लीडर को आप पाल लेते हैं और वो ही डिलीवर करता रहता है। तो आज हमने ज़रा इसका तजिया करना है और हमारे साथ हस्बे साबिक जनाब कर्नल फ़ारूक साहब मौजूद हैं। कर्नल जी ए फ़ारूक साहब, जिनकी किताब बिछड़ गए, जिसका आज हमने तजिया करना है एक बार फिर। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही दुख भरी दास्तान है। ये मैं आपको उसका टाइटल भी दिखा रहा हूँ, बिछड़ गए। और अब आप देख सकते हैं कि ये इसका इंग्लिश वर्जन जो है, वो भी आज मैं कर्नल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपको दिखाएं कि वो भी बुक जो है वो तकरीबन लोगों तक तो नहीं पहुंची, लेकिन कर्नल साहब तक पहुंच गई है। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। कर्नल साहब, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वंडरफुल टू हैव यू। मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरह मैंने बताया कि आपकी बुक का जो इंग्लिश वर्जन है वो भी आ चुका है, और मुझे यकीन है कि वो आपके पास पड़ा हुआ होगा, तो जरा काइंडली हमारे नाजरीन को दिखा देंगे। जी बिल्कुल, इसका टाइटल है लॉस्ट फॉरएवर, ये इसका टाइटल है। और इसमें मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वी हैव लॉस्ट वननेस फॉरएवर। जो हमारी वननेस थी, वी हैव लॉस्ट फॉरएवर बट नॉट द क्लोजनेस। क्लोजनेस फॉरएवर विद बांग्लादेश स्टे, ये मेरा क्या बात, क्या बात। बड़े बड़े ही दुख भरी दास्तान है कर्नल साहब। हम जब बात कर रहे थे, अब यकीन माने कि ये वन ऑफ दोज प्रोग्राम्स है जो मेरे लिए पर्सनली भी बहुत तकलीफ दे है। और हालांकि हम लोग तो पढ़ 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 ही सकते हैं हम उस तरह के आप लोग, लेकिन आपका तो ये कि यू हैव बीन थ्रू इट। तो हम जो बात कर रहे थे, हम लोग पहुंचे थे मार्च के महीने तक। और मार्च आपको पता है कि बहुत ही खतरनाक महीना था, जिसमें ऑपरेशन जो था वो शुरू हुआ 26 को। और इसका जरा यहाँ से अब तजिया करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये नौबत पहुंची। क्योंकि 1 मार्च को जनरल याहिया खान जो थे, उन्होंने नेशनल काउंसिल का जो नेशनल असेंबली का जो इजलास था वो कॉल ऑफ कर दिया था, और रेडियो एड्रेस में ये कह दिया जी कि नहीं होगा। और शेख मुजीबर रहमान ने 7 मार्च को जो था, आपको पता है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी कर दी। एक जुबिलेंट क्राउड जो था ढाका रेस कोर्स में अंदर, कि जी द स्ट्रगल दिस टाइम इज द स्ट्रगल फॉर इमेंसिपेशन एंड इंडिपेंडेंस। तो जब ये सूरत हाल पैदा होगी तो फिर कैसा वहां पे मामला कैसे बढ़े आगे? जी उसके बाद ये था कि याहिया खान को वहां आना पड़ा, रिक्वेस्ट की गई। एक्चुअली उस वक्त तक टिक्का खान 7 तारीख को जब मुजीब तकरीर कर रहा था, तो टिक्का खान उस वक्त लैंड कर रहे थे एज गवर्नर एंड मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान।
एनीवे उसके बाद मुज़ाकरात हुए, फिर उसके बाद उनके बातचीत हुई और फिर भुट्टो को भी वहाँ बुला लिया गया और ये मुज़ाकरात हमारे 24 तारीख तक चले हैं, 25 तक बल्कि। और उसमें ये था जो पॉइंट डिस्कस किए गए, वो ये था कि सबसे पहले ये था कि जी किस तरीके से पावर शेयरिंग की जाए। मेन पॉइंट इनका ये था, मुजीब ये कहता था कि असेंबली इलेक्ट हो चुकी है, चलो असेंबली में डिसाइड कर लेते हैं जो कुछ भी करना है। भुट्टो का ये पॉइंट था कि वहां पर तो मुजीब की 160 सीटें, 162 सीटें वैसे ही हैं, तो जो वो लेके जाएगा असेंबली में वो तो पास हो जाएगा। देयरफॉर ही वांटेड कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है आइन का, वो असेंबली में जाने से पहले डिसाइड कर लिया जाए। ये था असल में मेन पॉइंट, जो इनका पॉइंट ऑफ मेन जो थी ना। अच्छा, दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ ये था कि मुजीब जो था वो तकरीबन होस्टेज बन चुका हुआ था यूथ और स्टूडेंट्स के हाथों, ठीक। क्योंकि ये इतने वादे किए गए थे, इतना ये इसने प्रॉमिस किया हुआ था कि अब यूथ जो थी वो कहती थी कि अगर मुजीब ने ना किया तो हम मुजीब को भी उड़ा देंगे और हम इसका वादा वो करेंगे अपना, इस तरीके से इसका मुआवजा भी करेंगे और ऐलान भी कर देंगे बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस का। ठीक। ये था मेन पॉइंट जिस पर डिस्कशन होती रही, 2-3 बार बैठे, ये सारा कुछ करके फाइनली कुछ भी नहीं हुआ। और फाइनली ये हुआ कि जी ऑपरेशन के लिए गो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। ऑपरेशन के लिए बांग्लादेश वाले भी तैयार थे, दे वर आल्सो रेडी। उनका ये प्लान था। अब ये बनता बात कि उनका ख्याल था कि इसको और प्रोलॉन्ग करते हैं तो आर्मी ज्यादा देर, इतनी देर सीज को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और आहिस्ता आहिस्ता ये हमें हासिल मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ कि इनको जब ये पता चला, चूंकि उस वक्त एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये था कि बंगाली जो थे वो हमारे हामी थे, वो हमारे ही थे ना, वो हमारे सिग्नल सेंटर में भी थे, हमारे ऑपरेशन रूम में थे, जीएचक्यू में थे, हर फाइल में मौजूद थे। अगर आप उनको कहते कि आप नहीं इसको टच करें या ये सीक्रेट है, तो वो वहीं से धमाका हो जाता। लेकिन वो भी आप नहीं कह सकते थे उनको, हाँ, और हाँ, आप थे भी नहीं इकट्ठे। और सबसे इसका जो बुरा तजुर्बा था वो हम लोगों को हुआ जो ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में पील खाना के अंदर मौजूद थे, जहां 2-2.5 हजार बंगाली था और 100 के करीब लगभग अफसर्स और फैमिलीज और बच्चे वेस्ट पाकिस्तानी थे। हम लोग आपस में ऑर्डर भी नहीं सुन सकते थे, एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते थे, ताकि किसी तरीके से भी ये मामला हमारी तरफ से ये शुरू ना हो जाए। अब ये हुआ कि जब इनको पता चला कि ये तो मामलात मुकम्मल तौर पर फेल हो गए हैं और इन्होंने बताया, भुट्टो ने कहा कि जी मैं जाकर मशवरा करता हूँ और ये करता हूँ वो करता हूँ। एवरीथिंग वाज नोन टू एवरीबॉडी। इनफैक्ट 23 को 24 को ही भुट्टो के जो साथ गए हुए थे लोग वो स्लिप करना शुरू हो गए। जब वो वापस निकलना शुरू हो गया कोई कहीं कोई कहीं, तो वहां से जहां ये ठहरे हुए थे पीसी के अंदर, उस वक्त इंटरकॉन कहते थे, तो उस ठीक। वक्त वहां से जो ही ये निकलते थे इनकी इत्तला दे दी जाती थी मुजीब को, तो उनके पास बाकायदा वो एक ग्राफिक बन रहा था, चार्ट, कि कौन गया और कौन आया, और ये पता चल रहा था कि दे आर गोइंग। लिहाजा उन्होंने भी अपने जो ऑपरेशन था उसको, जो तैयार थे ऑलरेडी, वो शुरू कर, तो वो मतलब है तैयारी में थे, उस पर उन्होंने हरकत शुरू कर दी। उन्हें यह पता था कि ढाका हर सूरत में रखा जाएगा और यहाँ पर फोर्स भी ज्यादा है। लिहाजा दूसरा जहां पर वो उनकी फोर्स ज्यादा थी वो चिटागांग था। चिटागांग में ईस्ट बंगाल रेजिमेंट थी। अब लेट मी टेल यू, ईपीआर और ईबीआर में फर्क ये था कि ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स जो था ये बॉर्डर पुलिस थी, ये प्रोविंशियल फोर्स थी, ये 95% इसमें बंगाली थे और ये उसमें हम लोग पोस्टेड थे सेकॉन्डमेंट पे आर्मी से। जो ईबीआर थी, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, वो बाकायदा आर्मी की रेजिमेंट थी। उसकी यूनिटें जो थी कम से कम 4 बटालियंस वहां पर मौजूद थी और एक दो और भी थी जो कि ढाका के करीब मौजूद थी। वहां सेंटर में रिक्रूट होते हैं हजारों की तादाद में, वहां पर उनके
वहां पर कर्नल उस्मानी जो रिटायर्ड था उसने मोर्चा लगाया हुआ था, और दूसरा उसके साथ ब्रिगेडियर मौजूमदार था जो सेंटर कमांडेंट था। ये दो लोग थे जिनको ये टास्क दिया गया था कि बांग्लादेश का अगर फोर्स रिबेल करना पड़े तो इसका क्या तैयारी होगी। हमारे यहाँ ये सोचा गया था, मैं ये समझता हूँ ये कोता नजरी थी हमारे लोगों की। एक चीज मैं इसमें थोड़ा सा ये भी बता दूं, आपने चिटागोंग का जिक्र किया है ना, उसमें आपको यह भी याद होगा कि जब वहां पे हमारा शिप गया है स्वात नामी, तो उसमें उन्होंने उसको अनलोड करने से भी इनकार कर दिया था, जो वेपन्स थे। तो जी वो तो सिलसिला तो सब वहां पे कुछ चल हो, रहा था। ये हाँ, वो तो पहली तारीख को आपका जो पीआईए का जहाज था उसको भी उन्होंने उड़ाने की कोशिश की, और 1 मार्च से ये उन्होंने हड़ताल पे चले गए सारे बंगाली, और एयरफोर्स रन कर रही थी पीआईए का भी सारा सेटअप जो था। ढाका में भी यही हालत थी। अच्छा खैर, अब वहां पर यह था कि इनका जो एक्चुअल गढ़ था ना, वो बंगालियों का चिटागांग था, जिसको समंदर भी लगता था, और यहाँ पर रेजिमेंट जो थी आर्मी की रेजिमेंट सबसे ज्यादा वहां मौजूद थी। अब इनके 2 सेंटर बन जाते हैं, बाकी भी जहां पर सेंटर था, शारदा में पुलिस एकेडमी थी, वहां पर पुलिस के रिक्रूट थे, ये राजशाही के पास। अच्छा, इसी तरीके से और भी मुख्तलिफ जगहों पर जहां पर उनका बनता था। और मुक्ति से अब जो थे, मुक्ति तो उस वक्त तक नहीं बने थे, लेकिन ये जो तमाम के तमाम हमारे लोग थे बंगाली जो थे, इनका मुकम्मल राब्ता था और ये तैयार थे। हमारे यहाँ कोता नजरी ये थी, ये सोचा गया था कि अगर बंगाली इनकार कर दें वहां पर एक्शन करने में तो हमें क्या करना होगा। ये किसी ने नहीं सोचा था कि अगर वो बगावत कर दें तो फिर क्या करना होगा। ये एक बहुत बड़ा लेक्चर क्या ये सोच नहीं रहे थे कि ये इस हद तक जा सकते हैं, वो ये वजह थी? जी बिल्कुल, ये सोच मैं आपको अर्ज करता हूँ। 25 की रात को ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में ईपीआर का जो हेडक्वार्टर था बंगाल का, वहां पर, अब मैं उस तरफ आता हूँ, ऑपरेशन की तरफ आ जाते हैं, ये नाकाम तो हो गया था। तो ये जो ऑपरेशन है ये मैंने खुद चुके उसमें शामिल होकर देखा, लड़के देखा, हैंड टू हैंड फाइट में था ढाका के अंदर, पील खाना में। ढाका में 3 सेंटर थे इनके। एक इनका था पील खाना, 2-2,500 आदमी मौजूद था ट्रेंड। एक इनका था सेंटर टैगोर हॉल, इकबाल हॉल जो था यूनिवर्सिटी का, वहां पर सारे लोग, वो सबसे बड़ा सेंटर वो था, वहां इकट्ठे होते थे। हाँ, हाँ। और तीसरा था राजरबाग पुलिस लाइन। इनका प्लान ये, इन्होंने ये किया कि यहां से रात को 3 बजे, उस रात 25-26 की रात को बंगालियों का ये प्लान था कि 3 बजे रात को यहां से ये ईपीआर में निकलेंगे लोग, ये 2-2,500 आदमी। और इनके जो यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तानी हम लोग जो थे, हम लोग डीजी हाउस के साथ हमारा मेस था, क्लब थी, और वहां ही सारे ठहरे हुए थे। तो डीजी हाउस की गार्ड जो 22 आदमी की थी, उनको टास्क दिया गया था कि ईस्ट के वेस्ट पाकिस्तानियों को खत्म करना उनका काम, उनकी जिम्मा था। बाकी ये जो लोग थे इन्होंने निकलना था सीधा, इन्होंने जाना था यूनिवर्सिटी हॉल में, वहां पर इनकी कोऑर्डिनेशन होनी थी। ये 3 बजे का मामला चला हुआ है। उसके बाद आगे इन्होंने जाना था पुलिस लाइंस, राजरबाग पुलिस लाइन। राजरबाग पुलिस लाइन के साथ आगे कैंटोनमेंट बनता है, लिहाजा फजर के टाइम पे इन्होंने कैंटोनमेंट पे हमला करना था। जो ट्रुप्स तो बाहर गए हुए थे, जो फैमिलीज, ये सीएमएच हो गया, इधर उधर सारा कुछ करके, और सुबह होते ही बंगालियों ने इसके साथ शमूलियत कर लेनी थी और कत्ल गारत करके, और उस दिन जुमे का जो था वो खुतबा, उसमें बांग्लादेश की आजादी का ऐलान किया जाना था। ऐलान कर देना था, ये हाँ। उनकी प्लानिंग थी। जब ये प्लानिंग हमारे हत्थे लगी तो हम लोगों ने, हमारी तरफ से ये प्लान किया गया कि रात को 1 बजे शुरू कर दें, प्रीएम्प्टिव करें। अब उसके लिए मुख्तलिफ जगहों पर कंपनियां भेजी, आर्मी ने भेजे, और एक कंपनी जो थी 22 बलूच की, ये ईपीआर में भेज दी गई ताकि ये फौरी तौर पर, अब उन 2-2,500 के मुकाबले में 2,500 बंदा तो नहीं भेज सकते, ये कुछ 100 के करीब बंदा था। इनमें से ये था कि ये स्टेट वे जो ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स का गन बारूद इलाका है उस पर कब्जा करेंगे और उनकी बैरकों पर मुतवातर फायर करेंगे ताकि वो निकल ही न सके।
इतना कर सकते थे। और उन्हीं में से 4 आदमी मुझे दिए गए कैप्टन को कि आप जाए और आपने जाकर वो 22 बंदे जो हैं उनको जाकर आपने डिसआर्म करना है। अब मैं आपको कैफियत बताता हूं कि उस दिन हम इकट्ठे बैठ के वर्बल ऑर्डर जो होते हैं ना, अहकामात, वो भी नहीं दे सकते थे। एक एक के कान में हम लोग 3-4 थे, उनको बताया गया कि क्लब पहुंचो कॉफी पे। तो वहां पर जाके डीजी साहब ने हमने ये जो था ताश के पत्ते बांटने शुरू कर दिए 4-5 अफसरों में। और ताश के पत्ते बांटते बांटते, अब माइंड यू, वहां पर हमें चाय पिलाने वाले भी बंगाली हैं, उधर बंगाली सारे सर्वेंट्स दाएं बाएं खड़े हैं, लेकिन हमें हुक्म मिलना था कि रात को हमने क्या करना है। और वो ताश के पत्ते बांटते बांटते हुक्म दिया गया। तो उसके बाद जितने वेस्ट पाकिस्तानी वहां मौजूद थे, अफसर्स, फैमिलीज, किसी को नहीं पता था कि आज रात हम ऑपरेशन करने वाले हैं। सिर्फ 2 कैप्टन को जो लिया गया, उनमें से मैं था एक, और एक मरहूम कैप्टन सिद्दीक थे जिनको लिया गया था, उसमें शामिल किया गया था। एक मेजर जमील थे जो अब माशाल्लाह इधर ही है, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड है। वो थे ऑपरेशन में। ब्रिगेडियर निसार थे, सितारा जुरत, और ये लोग थे। खैर, उस रात हमें ये था कि वहां पर जब 4 एक, यानी कि ऑपरेशन में ये हालत था, आपको ऑपरेशन की बताऊं कि रात को 1 बजे पूरे ढाका की बिजली ऑफ कर दी जाएगी, ये बताया गया था। और उसमें मूवमेंट होगी, जहां लोगों ने मूव करना है, फोर्सेस ने, वो मूव कर जाएंगे। और उस अंधेरे में मुझे भी वो 4 आदमी मिलेंगे, उनके अपना 22 पुलिस के 4 आदमी घोप अंधेरे में रात के टाइम पर मुझे एक दरख्त के नीचे मिलेंगे, जिनको मैं पहचानूंगा और साथ लेके चलूंगा। उनके जो सेकंड इन कमांड थे, मेजर अताउल्ला, वो मेरे पास आए चाय के बहाने, अगेन मेरे कमरे में हंसते खेलते। और मुझे उन्होंने बताया, मुझे टास्क ये था कि आपने कोई फायर नहीं करना, बंदे नहीं मारने। अगर कोई अच्छा। फायर हुआ तो इसकी जिम्मेदारी अब पड़ जाएगी, कल को मुजीब प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। मैं हैरान था कि कल अगर मुजीब ने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो ये आज फायरिंग किस बात की, डिसआर्मिंग किस बात की। एज ए नौजवान अफसर मुझे उस वक्त ये ख्याल, मैं बहुत परेशान था कि वो मेजर अताउल्ला खुद ही मेरे दफ्तर कमरे में चले आए और मुझे उन्होंने कहा कि बेटा बात सुनो। वो जो टिपिकल स्टाइल में करते थे, ओ सोनिया की पैसों चेना है। मैंने कहा सर कुछ नहीं सोच रहा, काफी पी रही, हाँ हाँ पीसा। देन ही सेंट माई अर्लीज आउट फॉर ए कॉफी। मुझे कहते हैं कि बिल्कुल रात को बहुत धमाके होने हैं, ये सब आइन वगैरह धरा रह जाएगा, रात को ना अपने बंदे मरवाना, ना खुद मरना, ना मेरे बंदे मरवाना। मैंने कहा सर 4 बंदे मेरे पास है, 22 बंदे को डिसआर्म करना है। उसने कहा मैंने आपको चाइनीज, उनके पास 303 राइफलें हैं, आपके पास 4 चाइनीज मशीन गन SMGs मैं दे रहा हूं, ढेर सा अम्युनिशन दे रहा हूं। नहीं, फायर पावर आपके पास इतनी होगी कि फिक्र मत करो और पड़ जाओ रात को। खैर, मैंने फिर भी कोशिश की कि किसी तरीके अगर सोए हुए मुझे मिल जाए, उनके किसी तरीके डिसआर्म किया जा सके, लेकिन वो भी जाग रहे थे, तैयारी कर रहे थे। लिहाजा मेरे हुक्म पर वो जो था, एक बंदे को तो मैंने आराम से साइड पे किया और वहां मेरे बंदे जो 2 छुपे हुए थे उन्होंने उसको दबोच लिया। दूसरा बंदा जब मेरा ख्याल था बाकी सोए होंगे, हथियार उठा के हम इनको जगा देंगे। दूसरा बंदा आ गया है, जब मैंने उसको ऑर्डर दिया तो उसने स्ट्रेट में मेरी आंखों में देखना शुरू कर दिया। मैंने कहीं पढ़ा था कि यार, कि जब हुक्म मिलने पर सिपाही आंखों में देखने लग जाए तो इसका मतलब है आपकी कमान खत्म हो चुकी हुई है। खैर, मैंने जब देखा, आई वॉज अदरवाइज अनआर्म्ड कॉम्बैट में, जुडो कराटे में भी ठीक था माशाल्लाह, एवरीथिंग वाज फाइन। आई जंप्ड ऑन हिम, जो ही मैं सामने हुआ हूं तो वो उसने मेरे पे बैरल सीधी की है 303 की। मैंने जंप उस पे किया, बैरल का मुंह मैंने ऊपर रख के नीचे मैंने उसको ये चेन के ऊपर यहाँ पर मैंने उसको लगाया, किक लगाई, वो गिरा, मैंने उसी के ऊपर वो मारी सर के ऊपर, उसके राइफल घुमा के। एंड देन वी स्टार्टेड। आपको 1.5 घंटा हमारा मुकाबला होता रहा फायरिंग का। उसमें से हम लोगों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और उधर से क्या हुआ कि जो हमारी कंपनी थी उन्होंने स्ट्रेट अवे कब्जा कर लिया था
इनके एमुनिशन पर, और तमाम जो बैरकें थी उनके खिड़कियों में गोलियां मार रहे थे, और हुक्म था कि तुम लोग जमीन पर लेटे रहो, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मकसद था कि उनको दबोच लिया कि निकल न पाए। दूसरी एक कंपनी जो थी वहां पर गई हुई थी अपना ढाका के वहां पर, जहां सबसे बड़ा गढ़ था इनका, यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में उन्होंने काफी मुकाबला किया, बहुत सारे लोग मारे गए और कुछ निकलने में भी कामयाब हो गए। लेकिन उनका वो जो कमांड सेंटर था जहां से उन्होंने ऑर्डर लेना था वो खत्म हो गया। वहां से नेक्स्ट हमारी जो कंपनी की जो तीसरा सेंटर राजरबाग पुलिस लाइन था, उस पर भी इसी तरह का एक्शन किया गया। उनको भी वहां खत्म कर दिया गया, या जो निकल सके स्लिप कर गया, लेकिन कोई कमान नहीं रही। और सुबह जो हमने देखी वो ढाका हमारे हाथ में था। बफज़ल ताला, ये आप 26 की बात कर रही हैं? ये 25-26 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक ठीक 25-26 मार्च की बात कर रहा हूं। ठीक। उसके बाद जहां चिटागांग में मेजर जिया था, उसने बगावत की, अपने सबसे पहले अपने कमांडिंग लेकिन लेकिन अफसर उससे पहले कर्नल साहब, उससे पहले 26 मार्च को 1:15 सुबह शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो अरेस्ट हुए, लेकिन उससे पहले पहले उन्होंने आजादी का ऐलान कर दिया था। और देखिए, ये आजादी का ऐलान तो वो 7 तारीख को, 6 तारीख की जो शाम थी ना, वो उस तरह बिल्कुल ऐसे था जैसे चांद रात मनाई जाती है। मुजीबुर रहमान के घर पे झंडियां लगी हुई थी, आजादी के नारे लग रहे थे, लोग उसी तरह बिल्कुल घूम रहे थे कि 7 तारीख को ऐलान होने वाला है। ऐलान तो होते होते जैसे भी था, ये वो निकले थे। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं, 10 बजे के करीब जब या वहां से निकल आया ना, उसके बाद क्या हुआ कि उनको ये हुआ कि ये रुकावटें जो बाहर खड़ी की जा रही है ना कैंट के गिर्द, इनको हटाया जाए। हटाने के लिए जब आर्मी का आगे बढ़े हैं, तो लोगों ने वहां पर उनको थोड़ी कैड हो गई थी। उन्होंने आकर किया है थोड़ा बहुत मुकाबला। लेकिन उस वक्त रात को 10 बजे ये अंदाजा था, अमूमन आम ख्याल ये किया जाता था कि ये पहले की तरह मुकाबला है, जैसे पहले छोटी मोटी लड़ाई हो जाती थी। ये बड़े ऑपरेशन के लिए वो अपने हमसे छुपा के बैठे थे और हम उनसे छुपा के बैठे थे। अच्छा, यहां पर हमारा कब्जा हो गया, लेकिन चिटागांग में बहुत नुकसान हुआ और 7 दिन तक लड़ाई होती रही चिटागांग के अंदर। और काफी लोग मरे भी थे उसमें। काफी लोग जी मरे, काफी लोग शहीद हुए, और काफी लोग जहां भर ना हो सके। अमन वहां से इवन ऑपरेशन भी निकाला भी जा सका लोगों को। अच्छा, एनीवे, उसके और बाद मेजर जियाउर रहमान जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने 27 को फिर ऐलान किया। जी हाँ, बाद में ये तो उसने ये था कि उनको तो उस वक्त तक तो इंडियन भी बाकायदगी के साथ आ चुके हुए थे, हाँ ठीक है। हाँ। उनके सब उनके भेद में जो थे ना, उनकी समदर्दी के लिए, उनका सब कुछ करने के लिए दे वर प्रेजेंट देयर। अच्छा, खैर, उसके बाद जो होता है नेक्स्ट, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अप्रैल का महीना तकरीबन हमारा लग गया पूरे ईस्ट पाकिस्तान को क्लियर करते करते, ठीक। और क्लियर करते करते हमारा हम बॉर्डर तक पहुंच गए, और 30 अप्रैल तक हम मुकम्मल कंट्रोल कर चुके थे पूरे ईस्ट पाकिस्तान के। अब बात यह थी कि मैंने उसके लिए अपनी बुक में एक वर्ड लिखा है, ठीक है, कि हमारा मुकम्मल कंट्रोल हो चुका था मशरकी पाकिस्तान में, हमने मुकम्मल कंट्रोल कर लिया था, मगर मगर जो हमारी यकजहती की तस्बीह थी, उसका धागा टूट गया, इमाम जामिन ऊपर से वो हट गया था। और और उसके जो बीड्स थे वो उस सब्जे में बिखर इस तरह बिखरे कि किसी सर्च लाइट की इस्तात में नहीं था कि उनको ढूंढ सकता। गया। ये बल्कि मैंने लिखा। ये जो आपका टाइटल है बिछड़ गए, इसमें आप बिखर गए भी ऐड कर लें। जी बिल्कुल, मैं ये अर्ज बिखर करता गए। हूँ कि यही चीज जो मैंने इनका किया, ये मैंने इसका दिया कि उस दिन ये था यहाँ पर था कि जी हमने कंट्रोल कर लिया, हम बड़े खुश थे। लेकिन यकजहती खत्म हो गई, और उसके दाने बिखर के उस इतने घने सब्जे में चले गए बाहमी कि जो एतमाद खत्म हो गया, बाहमी बाहमी जो जज्ब था वो खत्म हो गया, सब कुछ वो खत्म हो खत्म हो गया। अब जनाब क्या होता है उसके बाद हमारा मई जून जो था, मई में ज्यादातर ये हुआ कि लोग वहां से भागे, ईस्ट पाकिस्तान वहां से चले गए बाहर।
पहले 20 कैंप बने, फिर उससे भी ज्यादा बन गए, चारों तरफ कैंप बने। अगरतला की तरफ लेकिन से कल साहब इसमें 10 अप्रैल को जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल थी बांग्लादेश की, वो भी फॉर्म हो चुकी भी थी जी, वो उन्होंने बनाई ना वहां पर। हाँ वहां पर हाँ ताजुद्दीन अहमद जो था उसके नीचे हाँ उन्होंने वहां पर किया, और लोग वहां पे भाग के पहुंचना शुरू हो गए। और 10 अप्रैल को जनरल न्याजी पोस्ट होके ढाका पहुंचे एज कमांडर ईस्टर्न कमांड। ये भी 10 अप्रैल को ही हुआ। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि मई में, मैं ये थोड़ा चुके सब्जेक्ट कवर करने के लिए, हाँ वैसे मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा वो चीजें जो लोगों को चाहिए आप ज्यादा से हाँ ज्यादा पूछें। अच्छा, खैर, मई जून जो था उसमें उनकी तैयारी होती रही है, भर्ती करते रहे। अब जो हमारे पास ईपीआर के थे, बाकी जो 13-14 हजार बंदा वहां से बाहर से भागा हुआ था, और ईबीआर वाले थे, उनको तो ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, जानिसार थे उनके, जैसे हमारे रजाकार यहाँ पर होते पुलिस के बंदे थे, उनको तो ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी। उन्होंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करा के उनको अपना टास्क देने शुरू कर दिए। पहला टास्क जो था वो ये था कि रिक्रूटिंग कराओ, भर्ती करो रिक्रूट्स, और उनको तरबियत कराओ। ये ट्रेनिंग सेंटर जो बन गए, ये ढेर सारे बन गए, और सबसे जो बड़ा इफेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर था उसको ये मेला घर कहते थे। ये अच्छा अगरतला के पास मणिपुर स्टेट में था। ये चूंकि ढाका के करीब भी था, ईस्टर्न साइड के ऊपर, तो वहां पर। अब उसके बाद क्या होता है जनाब, कि मई में ये कुछ तैयार हो गए। इनको इत्मीनान दिलाने के लिए बॉर्डर के साथ साथ इनको टास्क दिए गए कि जो हमारी बॉर्डर पोस्टें हैं, लेट्स से ईपीआर की, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स की 400 के करीब बॉर्डर पोस्टें थी, जिनमें से कोई 150-200 के करीब आर्मी ने टेक ओवर की हुई थी, जिस तरह था। अब उनके गिर्द शरारतें करने के लिए, छोटे मोटे एक्शन करने के लिए इनको लगाया जाता था। मई जून इस तरह गुजरा है। जुलाई से इन्होंने स्टेप अप कर दिया था। जुलाई में मॉनसून शुरू हो जाता है। मॉनसून उनके लिए तो कोई बात नहीं थी, वो तो मामूली बात थी उनके लिए। हाँ हाँ लेकिन हमारे लोगों के लिए मॉनसून बहुत गलत यदि इफेक्ट रखता था, रॉन्ग इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट रखता था। क्योंकि हमारे लोग उस इलाके में जहां नहीं था पानी, वहां भी पानी आ गया था। कीचड़ों में या तो चलते थे या नहीं चलते थे, या शहरों तक महदूद होते गए। तो मॉनसून के वक्त में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट की है, और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों ने यहाँ पर तैयारी की है। ये मॉनसून का उनको फायदा उन्होंने उठाया हमसे ज्यादा, और होना भी चाहिए था, क्योंकि दे न्यू इट, वी डिडंट नो। उसके बाद सितंबर में, जुलाई अगस्त में हमारे सोचा गया कि बड़े बड़े अरस्तु बैठे हुए थे ना यहाँ पर भी वेस्ट पाकिस्तान में। अच्छा, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसको अब इनकी बहाल करें, जिंदगी को बहाल होना चाहिए और सब कुछ होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो ये आप अप्रैल के बाद गवर्नमेंट जो चल रही थी, हुकूमत बांग्लादेश की, उसमें ब्यूरोक्रेसी वाले सारे वापस आ गए हुए थे, लेकिन किसी पर एतमाद नहीं किया जा रहा था। अगर किसी को यानी कोई अपॉइंटमेंट दी जाती थी, मसलन ढाका है, ढाका में डिप्टी कमिश्नर जो था वो बंगाली था, ठीक है, लेकिन उस पर जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर था वो हमारे चौधरी अशरफ थे, और एसपी जो थे, एसएसपी, वो हमारे थे अपना सिपरा साहब, रियाज सिपरा, वो थे। बात ये होता था कि हम जहां पर उनको हेड बनाया, वहां पर हमने अपना एक वो बंदे रखे। ये अंधे को भी नजर आ रहा था कि असल पावर किसके पास है, हाँ ठीक है। अब क्या होता था, और मार्शल हेडक्वार्टर नेचुरली उसका लिंकेज था, तो हमसे उन्होंने क्या किया कि वो भी हंस के मिलते रहे उसी तरह, और उनके दिल में बाकी सब कुछ था जो कुछ हो रहा था। फिर ये हुआ कि कुछ लोगों को, जो ईपीआर वाले थे, खासतौर पर ईपीआर और ये वाले, कहा गया कि इनको जो वाइट हैं, किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, उनको हम वापस सर्विस में लेते हैं। हमने वापस लिया बहुत सारे लोगों को, वाइट थे। ठीक है, वो खुद इन्वॉल्व बंदा नहीं था, लेकिन उसने अपने साथ लोगों को देखा 4-5 महीने
टॉर्चर भी होते देखा, इंफॉर्मेशन देते देखा, माहौल बनते देखा, कई मरते भी देखे। तो वो जो सारा मामला था, वो भी सब लोग उसी तरह का लिबादा ओढ़ के अपनाइयत का वो आके शामिल हो गए। और यहाँ से हमारा एक्चुअली सिविल वार का जो एक्चुअल है ना, वो यहाँ से नजर आता था शुरू कि हुआ क्या। वो तो ढाका में भी तो देखे ना, 13 अक्टूबर को जो गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान थे अब्दुल मुनीम खान, उनको जी भी मार दिया गया। जी जी बिल्कुल। वो तो ऐसे तरह मैं सिविल आपको वॉर और क्या होती है? मैं आपको अर्ज करता हूं कि वो कोई भी बंदा जो कि हमारे साथ मिलता था, एनी वन, वो 2-2.5 लाख बंदा तो उन्होंने सरेंडर के बाद मारा है, जब बांग्लादेश बन चुका हुआ था। जिस किसी का ताल्लुक था, जिस किसी के शादियां हुई थी, बच्चे थे, किसी पर रहम नहीं किया गया। उनका ये था कि अगर अपना भी कोई है तो उसके साथ भी इसी तरह किया जाएगा। ये तो रहा। अब मैं ये आपको ले चलता हूं, ये जो अपने मेन जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है ना, हिस्टोरिकल, वो क्या हुआ कि एक तो ये हुआ कि जी जनरल एमनेस्टी दे दी जाए, इसकी बातचीत शुरू हो गई। दूसरा ये है कि गवर्नर बदल दिया जाए, चले जनाब ये भी हो जाएगा, ताकि ये शो हो कि जी ये अपना एक नॉर्मलसी बहाल हो गई है। नॉर्मलसी के लिए 4 सितंबर को इन्होंने अलाउ कर दिया, आपने जनरल एमनेस्टी दे दी गई, ठीक है जी, आम माफी दे दी गई कि जी वापस आप आ जाए, कोई हर्ज नहीं है। और इस तरीके से गवर्नर जो था टिक्का खान की जगह पे डॉक्टर अब्दुल मालिक को लगा दिया गया। अच्छा, अब बात ये बनती है कि वो लोग, अब्दुल मालिक वो जो था, नेचुरली वो अच्छा था, अच्छा आदमी था। ही वॉज गुड पर्सन, ही हैज बीन सर्विंग अस इन अ वे, यू कैन से दैट। अब बात ये बनती है कि वो तो सर्व कर रहा था, लेकिन उसको माफ कोई बंगाली उसको माफ करने वाले के लिए तैयार नहीं था, ठीक है जी। अब अगस्त में ये, सितंबर में ये होता है, और सितंबर में वो अपना स्टेप अप करते हैं। अगस्त में उन्होंने ढाके के अंदर कारोबार शुरू कर दिया था धमाके करने। 14 अगस्त को दे हैड एंटर्ड, 14 अगस्त को हमने खैर नहीं होने दिया, 15 को उन्होंने धमाका कर दिया। उसके बाद फिर ढाके में ऑपरेशन किया गया, 28 अगस्त तक ढाका क्लियर कर लिया गया, फिर दोबारा वो भाग गए, यहां पर मैं बता रहा हूं। अब वो क्या था कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। मैं जो अरस्तु की बात कर रहा था वो वही रह गई, जस्ट स्लिप्ड ऑफ माय माइंड। वो ये था, उन्होंने कहा कि जी हमें असेंबली भी पूरी कर लेनी चाहिए, लिहाजा सोचा गया कि इतनी सीटें जो है फलां को दे दो, इतनी फलां को दे दो। वो सारे जो थे ना इतनी बांट दें। वो उस पर भी भुट्टो साहब को भी 19 के करीब सीटें ऑफर हुई। उन्होंने कहा जी नहीं थोड़ी है, कुछ ज्यादा करें, समथिंग लाइक दैट। तो ये बंदर बांट जारी थी। अब हुआ क्या कि कमेटी जो थी, अमन कमेटी, एक वो हमें सपोर्ट कर रही थी, जिनमें कोई भी काबिल, मैंने अपनी किताब में सारा लिखा जी विजिट में, कि कोई भी इस काबिल नहीं था कि वो अमन पैदा कर सके, बेचारे अपने आप को नहीं संभाल सकते थे। असल जो ताकतवर थे वो गायब हो चुके थे सीन से। अच्छा, दूसरा ये था कि जिन लोगों में आपने बांटनी की रेवड़ियां शुरू की, वो ज्यादातर लोग जो थे वो अनअपोज्ड हो गए, एमएनए बन रहे थे। अब मुफ्तियों ने, उस वक्त तक मुफ्ती बाहिनी बन चुकी थी, ऐलान हो चुका था, ठीक है, और हर जगह मौजूद थे। वो क्या करते थे कि वो ये जो आपने एमएनए बनाए थे, इनको वो एक पैकेट भेजते थे, एक पैकेट एज ए गिफ्ट पार्सल, उसमें एक कफन होता था, मुशक कपूर होता था, और 2 दिन का खर्चा 10 रुपए होता था, कि ये है जी आपका खर्चा, ठीक है, 2 दिन आप यू हैव गॉट दिस थिंग। अब क्या करता है, उसके क्या करता है वो, नेचुरली क्या करेगा, वो फौरन हमारी तरफ से भाग जाता था और फौरन जाकर उनके कदमों में गिरता था। वो 10 के 50, 10 100 देता था और माफी मांग लेता था। तो इस तरीके से वो जो हमारी हुकूमत बनाने का ख्वाब था एक, वो भी वो भी किया। नहीं, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं है कहना चाहिए, वो शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदा ताबीर की बजाय। एनीवे, अब अब इसके बाद क्या होता है, ये स्टेप अप सारा कर दिया जाता है। उधर इंफॉर्मेशन आ रही है दूसरा जुलाई में वहां पर स्टेप अप कर दिया उन्होंने अपनी
वॉर की मशीनरी की मूवमेंट जो थी और असला साज फैक्ट्रियों की एंड ऑल दैट मूवमेंट। इसको 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 करण सर थोड़ा सा जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं टाइम की वजह से, लेकिन आपको पता ही है कि किस तरीके से अगस्त गुजरा, नवंबर में फिर आपने बताया कि नवंबर में मैं करता हूँ, उसमें ये हुआ है कि जब ये आ गया ना, नवंबर आ गया, नवंबर तक तो वो खुल्लम खुल्ला सामने आ चुके थे। देखें, नवंबर जो था 20 नवंबर को ईद थी, दैट मीन 20 अक्टूबर से रमजान शुरू था, ठीक है, तो माह रमजान जो था, और माह रमजान में ये फुल्ली इन थे, ठीक है। शब बरात को हमारे इन्होंने मस्जिदों में उनके लिए दुआएं मांगी गई, बंगाली में मांगी जाती थी, इट वाज ओके। उसके बाद इवन जो ईद थी, ईद तो आई, और ये ईद थी 20 नवंबर को, और 20 नवंबर 21 नवंबर को जैसोर पर हमला हो गया था इंडियन का डायरेक्ट। इंडियन फोर कोर जो थी उन्होंने जैसोर पर हमला कर दिया था। जैसोर से कोई 5-6 हजार किलोमीटर इलाका ले लिया था। उसके बाद हमारे जो लड़ रहे थे, उस दिन हमने एयरफोर्स भी इस्तेमाल की। 4 जहाज गए, मैंने खुद अपनी आंखों से जाते देखे, और आधे घंटे में 2 वापस आए और 2 मारे गए, उन्होंने वो बुला लिए थे इंडियन एयरफोर्स ने। हमारे बूढ़े जहाज थे, कितने लड़ते, हमारे 6 टैंक उस दिन मारे गए थे। हमारे पास M24 शैफी था, वो पहली वर्ल्ड वार का। उसकी हालत ये थी कि अगर 3000 का रेंज लगाएं तो 100 पे उसका गिरता था नाला गोला जाके, इसलिए कि वो अंदर से उसकी बैरलें घसी हुई थी। वो भी 6 टैंक भी मारे गए और ढेर सारा एरिया भी चला गया। फिर क्रेटर्स भी तो थे ना इन्होंने, ताकि इनका जहाज ही ना उड़ सके। जी मैं अर्ज करता हूँ, ये 21 जनवरी को हुआ ना, 21 नवंबर को, सॉरी 21 नवंबर को ये होता है। लेकिन अब हिस्टोरिकल पॉइंट ये है कि 3 दिसंबर को आप वॉर डिक्लेयर करते हैं। ये जो 13-14 दिन है, इसमें अगर आप जब 6 टैंक मारे जाएं और 2 जहाज मारे जाएं और हजारों मील एरिया हो, तो आप इसको वर्ल्ड फोरम पर क्यों नहीं लेके गए कि हिंदुस्तान ने हमला कर दिया हुआ है? इन 4 क्या छुपाते रहे थे? मैं ये आपको बताऊं, वो ये था कि जी हम हमला यहां से करेंगे। आपकी इतनी औकात नहीं थी, ठीक है, कि आप उनको इस हद तक मजबूर कर लेते कि पीछे आप उनको करते। एक पॉइंट जो पहले दरमियान में बहुत जरूरी रह गया कि वो मार्च में भी हमला कर सकते थे ईस्ट पाकिस्तान पर, इंडिया मार्च में भी कर सकते थे, लेकिन क्या था, उस वक्त माहौल नहीं बना था, नंबर 1। नंबर 2, वो इंतजार कर रहे थे कि आपस में लड़ लड़ के मरे, बहुत सारा इनका खून बह जाए। तीसरा, ताकि मगरबी पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि मगरबी पाकिस्तान से बहुत सारे डिवीजन किए वहां पर भेजे, उधर वाले उधर फंस जाए, इधर वाले इधर फंस जाए। ये जो वहां में कुमक नहीं मिली, उसकी एक वजह यह भी थी कि ये मजबूरी थी कि वेस्ट पाकिस्तान बचाना है, ये सारे भेजना उधर। ये उनकी चाल थी जिसमें हम नहीं आए। हमें तो खैर नुकसान होना था, हो गया। मैं वहां पे बैठ बात करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैं बीच में हिस्टोरिकल ले गया। उसके बाद जब ये इसलिए करके वो मानिक शाह ने कहा जी मुझे तैयारी के लिए, तैयारी वाली बात नहीं थी, तैयारी वाली बात नहीं है, गलत कह रहा है। तैयारी के लिए 9 महीने इंदिरा ने कहा कि ठीक है, टेक योर टाइम, कोई मसला नहीं है। नहीं, उनका मकसद देखे, उनका मकसद ये नहीं था, तैयारी उनको पहले भी थी। उनको ये था कि अगर अचानक हमला करते तो एक तो दुनिया में माहौल नहीं बना था, दूसरा पूरा वेस्ट पाकिस्तान पूरी फोर्स तैयार खड़ी थी, इधर से लग जानी थी जंग ज्यादा सख्त। तीसरा ये है कि जितना वहां ट्रुप्स को जख्मी करके ज्यादा आपस में ब्लीड कराएं बांग्लादेश वालों को इस्तेमाल करके, और पाकिस्तान को मजबूर करें कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स वहां भेजे। जब वहां भेजेगा तो दोनों साइड पे कमजोर हो जाएगा। ये था असल मकसद जिसके लिए उन्होंने ये नहीं हमला किया था। अब वो कहने को तो कुछ भी कह सकता है ना आदमी। ठीक। 3 तारीख को जब इधर से हमला हुआ तो 1-2 दिन तो हमें बड़ी हिम्मत आई कि अब जो कुछ होना है हो जाए, मैदान में रोज की चक चक से एक दफा जब हो रहा है हो जाए, ठीक है।
अब उसमें क्या होता है कि 2 दिन तकरीबन 3 दिन के बाद हमारा यहाँ से भी मोराल डाउन होना शुरू हो जाता है और उधर से हमारा काफी नुकसान हो जाता है। और इसी दौरान बैटल ऑफ लोंगेवाला भी होती है। जी हाँ, ठीक। लोंगाने वाला में जो ये चार 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 को मेरे ख्याल होती है, 4 को। जी हाँ, लोंगाने वाला में जो बैटल है, इंसिडेंटली मैं आपको बताऊं कि वो मेरी पेरेंट यूनिट थी वहां पे 22 कैवलरी के साथ, कैवलरी रेजिमेंट के साथ मेरी पेरेंट यूनिट थी, बलोच रेजिमेंट जो थी ना ये 38 वैसे बलोच। बाय द वे, वैसे ये अभी पिछले दिनों में इसी इसी जगह पे जैसलमेर में ये मोदी भी गया हुआ था, जाके वहां पे बड़ी बड़के सड़कें उसने लगाई हैं पाकिस्तान के लिए। या वो ये था कि वो जिस तरीके से हालत इधर का, मैं ज्यादा नहीं उसमें एंटर होना चाहता, वट एवर इट वॉज। तो उस सूरत में उन्हीं दिनों में यहाँ पे तो जो हुआ, मैं तो उधर की बैटल की बात कर रहा हूँ ना। ठीक हमारा ये ठीक। था हमारा ये था कि जी फौरी तौर पे ये जो हमारे ब्रिगेड है आगे से, ये लड़ते हुए पीछे पीछे हटते आएंगे, दुश्मन को मारते आएंगे और उसके बाद आकर ढाका के पास बाहर डबल लाइन में हम बनाएंगे, एक फोर्ट्रेस बना लेंगे। ठीक है जी। उसके लिए हमारा जो एक ढाका बाउल एक बनाया गया था, 2 बड़े दरियाओं में एक बाउल बनता है। अब बात यह है कि उन 2 बड़े दरियाओं के दरमियान का जो आपस का फासला है, बॉर्डर लाइन, वो 130 किलोमीटर है। अच्छा। 130 किलोमीटर पर आपकी 2 बटालियन थी टोटल। एक ब्रिगेड था मेमन सिंह ब्रिगेड, जिसकी 2 बटालियन थी। एक जमालपुर में थी और कमालपुर जो फेमस ऑपरेशन हुआ, और एक हलवा घाट में थी, और ब्रिगेड हेडक्वार्टर मेमन सिंह में था। अब दुनिया की तारीख में कहीं पर भी 130 किलोमीटर 2 बटालियन नहीं रोक सकती। दुनिया ने क्या, वो क्या करते थे, बंगाली उनको गाइड करने वाले साथ थे, उनको लड़ने की जरूरत नहीं होती थी। वो साइड पे आके बैठ जाते थे, आगे से प्रेशर डालते थे। जब हम उठते थे तो हमारी कैजुअल्टी सबसे ज्यादा होती, और वो लोग जिनका नाम भी ना किसी को पता चला, ना वतन मिला ना कफन मिला, वो हजारों की तादाद में है। इस तरीके से पीछे जब हटते हटते हैं हम, तो वो जो ब्रिगेड ने आना है वो कलिया केर एक जगह थी, वहां पर आना था। उससे पीछे उसके पीछे 2 बटालियन छाता बरदार इंडियन उतार देते हैं तंगेल के जंगल में, और हमें धोखा दिया जाता है कि जी आ रहा है जी, उधर से 7th फ्लीट चल पड़ा हुआ है, उधर से अमेरिका। हमारी अमेरिका, इधर से जो है चाइनीज जो है, दे आर गोइंग टू हेल्प अस। ये हमें धोखे में रखा गया। वहां पर मैं वहां एज ए पर्सन फ्रॉम देयर मैं बात कर रहा हूं। अब हमें उम्मीद लग गई कि शायद अब वो भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, और ये ऐसे तो नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ कि हमारी जो फोर्स थी उसको किसी जगह पर पहले डिवीजन की कमांड टूटी, फिर ब्रिगेडों की कमांड टूटी, क्योंकि गैप इतने बड़े थे और 115 का रेशो था, 1:15 का रेशो था। बकौल मानक शाह के, जनरल फील्ड मार्शल मानक शाह के, एक वो कहता है कि 1:15 के रेशो पे मैं गया था, कोई आर्मी हाथ में नहीं लड़ सकती। ये हमारा था एक्चुअली, यू नो, बड़ा बड़ा एक्चुअली। ही बहुत ही दिल, मैं तो कहता हूँ पाश पाश हो जाता है जब ये बातें सुनते हैं हम कि ये क्या हुआ मैं और उसकी। क्या, अब उसमें क्या है कि आपकी जो फोर्स है, अगर ये पीछे फॉल करने में कामयाब हो जाती, कहीं पर भी ग्रोह बन जाता, तो बिलीव यू मी, ये वही फोर्स है जो यहाँ भी लड़ती, हर जगह लड़ती है। ये फोर्स है जिसने तितर बितर होके बेसरो सामानी के आलम में फिर भी मुकाबला फिर भी किया। 15,000 कैजुअल्टीज दी है उनको। 8,000 बंदा मारे, अगर अगर हमारे 8,000 शहीद हुए हैं, 8,000 उनके भी मारे हैं। ठीक है, ये वो फोर्स है लड़ने वाली। लेकिन अब बेसरो सामानी की आलम जो था, मैंने खुद लास्ट ऑपरेशन 16 को जो मैंने किया, मैं खुद गया हुआ था ऑपरेशन पर। ठीक है, हमारे पास मार्टरों की साइट्स नहीं थी, लोगों के पास कुछ नहीं था। वी आर नो, हमारी जो, मेरी बात सुने, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो होती है, इसकी ये लंबी हो जाए, ठीक है, तो सब हार जाते हैं जंगे। जर्मन भी हारे, रशिया तक ना पहुंच सके, जिसने भी हाँ, किया ना पहुंच सका।
और हमारी लाइन क्या थी, कोलंबो के रास्ते 28 जहाज आपके पास थे, क्या करते आप 5000 किलोमीटर दूर, आप कौन सी जंग लड़ सकते थे। अब लेकिन इसके बावजूद खुदा गवाह है कि हमारे जवान, हमारे अफसर रुल गए थे लेकिन लड़े एंड तक हैं। मुझे सिर्फ फख्र ये है, और मैंने इस दफा ये कहा है, मैं आपको बताऊं कि एक लाइट चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड नजम पढ़ते आए हैं 1854 की लिखी हुई, लॉर्ड टेनिसन की, ठीक है। देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड 600। हमें समझ नहीं आ रही थी। जब मैंने इस तक को पढ़ा तो मैंने कहा यार ये तो हारी हुई जंग थी। ये 600 आदमी ने तो 160 मरवा के बाकी आ रहे थे, रशिया ने जीता था। फिर 150-200 साल से दुनिया को पढ़ा रहे हो कि जीते हुए को भी है तारीख में एक मिसाल वो मिलती है। जब मैं उनकी बेसुरत सामानी और उनकी परफॉर्मेंस अपनी मशरकी पाकिस्तानी अफवाज से करता हूँ, मैं एक चैलेंज करता हूँ, मुकाबला जिसका देता है इसको कंपेयर करके देख ले, पढ़ ले हालात दोनों। वी स्टैंड बेटर विद वेलर, करेज एंड विद एक्सेप्टिंग शहादत विद स्माइल। लेकिन आप लीडरशिप में मरवा दिया ना जी, लीडरशिप आपको मरवा गई, सिविल या फौजी जो भी थे। देखें, ये लीडरशिप सिविल फौजी 1948 से लेकर, मैं एक बात को नहीं करता, मैं इसमें किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराता, लीडरशिप को भी मैं सब लोगों को जिम्मेदार ठहराता हूं। वो लिखारी किधर गया जो बाद में मरसिया लिखे थे, उन्होंने क्यों नहीं हालात का जायजा बताया लोगों को। कितने एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने टैगोर का कलाम यहां पर पहुंचाया, ट्रांसलेट किया और यहां का वहां पे पहुंचाया। कितने लोग थे जो तदब्बर और अपने अपने बड़े बड़े वो दानिश्वर कहलाते हैं। किसी ने ये देखा था कि इस बच्चे का जो मैंने जिसका कहता हूं कि एक सेंसिटिविटी वाला था, ठीक है, केयर के लिए था, कि उसके साथ हम क्या कर रहे हैं। ये उस वक्त से लेकर सब लोग शामिल है इसके अंदर एंड तक, और आखिर तक भी मैं कहता हूं कि एक लीडरशिप को मैं क्यों कहूं, मैं उन लीडरशिप को क्यों ना सबको करूं। गलत वो ये सिर्फ क्या करते हैं, वो जो मैं चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड की बात कर रहा हूं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वहां पर लोगों को पता था कि ऑर्डर गलत है, लेकिन उनके चेहरे पे डिस्मे नहीं थी। और खुदा के बंदो, यहां पर सबको पता था कि हमारा आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन किसी चेहरे पे मायूसी नहीं थी अंत तक। और आज मैं वापस जब आया हूं तो मैंने अपने किताब में लिखा है, मेरा ट्रायल एक हुआ था, मेरे अपने कॉलेज के प्रोफेसरों ने किया था। ये सवाल और जवाब जो यहाँ पर नैरेटिव चला हुआ था ना, फौज हार गई जी, फौज हार गई, इसलिए कि यहाँ की हुकूमत जो थी उस वक्त उसको यही सूट करता था नैरेटिव, और उस नैरेटिव को भी मैंने चैलेंज किया। अगर इतने शेर थे तो महमूद रहमान को कहते कि निकालो 48 से लेकर आज तक का अलहदा कैसे हुए। ये नहीं किया, 70-71 बताए क्या हुआ, ताकि अपने आप को बीच में से छुड़ा सके। इसमें ये लोग जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तमाम लोगों ने इस वक्त अपना अपना करता था, ठीक है। फौज इससे मुबर्रा नहीं हो सकती, बिकॉज फौज जो थी, याहिया खान वाज इन द ड्राइविंग चेयर, ठीक है। बट एट द सेम टाइम टेल मी सर, वहां तो याहिया खान कह के आता है कि मुजीबुर रहमान मीट द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ पे आके एक रात कराची में रहता है, एक रात लड़काने रहता है और बयान बदल जाता है। बंगालियों ने इस पर एतराज किया था उसी वक्त, इसको लड़काना प्लान कहते थे। हम तो सोल्जर थे ना, हमने तो अपना कहना जो हुक्म मानना था हम तो हुक्म मानते रहे, और एंड तक मैं आपको बताऊं कि हमारे लोग जो थे उस तरीके से लड़े। और जब मैं सोल्जर कहता, सिपाही कहता हूं, बिलीव यू मी, मैंने जिस हालत में देखा, हमारे यहाँ ढाका के जो इंचार्ज थे ब्रिगेडियर बशीर, अल्लाह जन्नत नसीब करे, रोल गए थे वहां भागते हुए, किसी को कोई पट्टी लगी है तब, किसी को कोई मिल गया, कहीं से मिल गया, उठा के आके ढाका के गिद्ध लगा लेते थे, तू बेटा इधर ठहर, तेरा ख्याल करते। अपनी इस तरीके से करके, यानी कि लोग जो थे सारे अच्छे भले लड़ाई आपने मुजीबुर रहमान का जिक्र किया,
लोग उसको कहते हैं वो गद्दार था। आपकी नजर में क्या था? मुजीबुर रहमान गद्दार नहीं था। मुजीबुर रहमान असल में कायद आजम का फॉलोअर था। जिस तरीके से कायद आजम ने मुल्क लिया था कॉन्स्टिट्यूशनली, वो कॉन्स्टिट्यूशनली ही लेना चाहता था, और उसकी लास्ट ऑफर जो थी वो कन्फेडरेशन की थी। गद्दार, ये अजीब बात है, यानी कि माइनॉरिटी जो है मेजॉरिटी को गद्दार कहेगी। और लॉजिकली ये तारीख में पहली दफा हुआ कि मेजोरिटी जो है वो अलहदा हुई। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने उनको गद्दार कहा वो उनको गालियां देते रहे, जलसों में गालियां देते रहे और कहते रहे कि ये, मेरे तो अल्फाज नहीं मुंह से निकलते कि किसके बच्चे हैं और किसके ये हैं। तो ये भी होता रहा हमारे मुल्क। मैं अर्ज करता हूं सर कि एक बात नहीं, बहुत सारी दुनिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आपकी ब्यूरोक्रेसी, बाय द वे, they were the least interested to keep them, you know। हालांकि सबसे एंजॉय जो था पावर का, और वहां पे जो हमारी शहनशाहियत थी उसका एक थोड़ा सा टच मैंने भी देखा जिंदगी में। तो हमें जो वहां पर मिलता था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ब्यूरोक्रेसी वाज लीस्ट इंटरेस्टेड, दे वर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। और ब्यूरोक्रेसी एंजॉयड द पावर राइट फ्रॉम 48 से लेकर एटलीस्ट अप टू 70। इवन टुडे हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दे आर द पीपल हु आर रनिंग द कंट्री। अच्छे जो रन कर रहे हैं वही, उन्हीं की वजह से आज तक रन हुआ है। बुरे भी थे और अच्छे भी थे, हर तरह से वही लोग रन कर रहे हैं। हमारे जो भी आता है लीडरशिप सियासत से आती है, उसको अपने काम ढेर सारे निपटाने होते हैं। ठीक बात। और अगर कभी फौजी आ जाता है तो उसको अपना एक सहारा बनाना होता है। फौजियों में ये फायदा हुआ सिर्फ कि जी वो ये था कि अपना बनाने के लिए वो लोकल गवर्नमेंट्स बना लेते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन, जो कि हमारे जो सियासतदान हैं वो पहले, सबसे पहले पब्लिक पार्टिसिपेशन खत्म करते हैं। जमहूर को जमहूरियत से निकाल देते हैं, पीछे रेत रह जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। ये पॉइंट जो आपने बताया कर्नल साहब, इस पे हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। और मैं आपसे फिर एक दफा रिक्वेस्ट करूंगा कि एक शो हमें अब करना पड़ेगा जिसमें हम वाइंड अप करेंगे और देखेंगे कि क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। और जिस आपने कहा कि लॉस्ट फॉर एवर, लेकिन आपने कहा कि एक उम्मीद की किरण है कि हम लॉस्ट फॉर एवर हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम एक दूसरे के साथ ये मैंने ये लिखा है, नई किताब में मैंने ये लिखा है कि वी हैव lost forever oneness, we have lost oneness forever, लेकिन क्लोजनेस हो सकती है, closeness forever stays, we have इंशाल्लाह होगी। इसके ऊपर हम तजिया करते रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि जिंदा कौमों की निशानी यही होती है कि वो अपनी जो बीमारियां हैं उनका तजिया करते रहें और उनका इलाज ढूंढने के लिए कोशिशें करते रहें। और आप जैसे लोग जो हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी इसके ऊपर लगाई है, अपना पूरा एक तजिया पेश किया है इस किताब की शक्ल में, जो कि इंतहाई खूबसूरत किताब है। मैं एक दफा फिर लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि देखें और पढ़ें इसको। और जो लोग आंखें बंद कर लेते हैं वो फिर कबूतर की तरह फिर सोचते रहते हैं। लेकिन ये जरूर है कि कौम फरोख्तन दो चे अर्जम फरोख्तन, फारसी में कहते हैं कि एक कौम को बेचा गया लेकिन कितना सस्ता बेच दिया गया। कितना बड़ा एक मुल्क था जिसको हमने इस तरह बर्बाद किया। उसका तजिया जारी रहेगा इंशाल्लाह। कर्नल साहब का बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। सुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इस तरह किसाना को कर्नल फरूख साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।